हेलो एस्पिरेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जो कि है स्टडी लव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड। ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड मेनली आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। हम रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे रेनफॉल होती है अर्थ में। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल जैसी चीज जो हमने बचपन से पढ़ के रखी है। क्या, मान लो कि यहाँ पे एक आपके पास वाटर बॉडी है। आप इसको समुद्र मान सकते हो, नदी मान सकते हो, छोटा सा नाला मान सकते हो। ठीक है, और हमारे पास एक वास्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी है जो कि है सन, जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना दे रहा है और हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्या हीट रिलीज हो रही है। यही हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, सन से जब रेज इस वाटर बॉडी पे पड़ेंगी तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होके जो ये लिक्विड है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये सब आप लोगों को पता है। अगर आप एक पतीले में अभी पानी रखोगे और गैस ऑन कर दोगे तो आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि वो पानी गायब हो जाएगा। ठीक है, जब वो बॉयल हो जाएगा उसके बाद वो गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरे अर्थ पे हमारे वही प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ी। दिन के टाइम में कितना टेम्परेचर होता है आप लोगों ने फील किया होगा, गर्मियों में कितनी गर्मी होती है। ठीक है, तो वो जो लिक्विड है वो चेंज हो गया किसमें, गैसेस फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इस बात को याद रखना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। किस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस, कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन हुई और ये जो वाटर है ये कहां आ गया, यहां एटमॉस्फेयर में आ गया। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में आया, दैट इज योर वाटर वेपर की फॉर्म में। आप लोगों को अच्छे से पता है किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में आ गया, जिसको हम गैस कहते हैं। बेसिकली वो एक टाइप की गैस ही है। अब ये जो हीट है ये यहाँ गैस पे भी तो पड़ रही है, और जब हमें पता है कि जब इस पे हीट पड़ेगी तो क्या होगा, गैस ऊपर उठ जाएगी गर्म होके। ये हमने बहुत अच्छे से विंड एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। यही एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो विंड है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब ये जब ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे ना एक स्फेयर है, सबसे नीचे वाली जो हमारी स्फेयर होती है। जब हमने 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्फेयर्स पढ़ी हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि कौन कौन सी स्फेयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो सबसे नजदीक है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। और हमने जब बात की थी ट्रोपोस्फेयर के बारे में तो हमने बोला था कि जो क्लाउड है, क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर में ही हो जाती है। ये यहां से एयर ऊपर उठेगी तो यहां पे पहुंचेगी, और यहां पे हमें पता है टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है। वैसे उससे भी नीचे चला जाता है, -20 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, जब ये एयर यहां पहुंचेगी तो यहां पे क्या होगा, अब जब ये ठंडी हो गई, ये कन्वर्ट ही क्यों हुई गैस में, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट ही क्यों हुआ, हीट की वजह से। लेकिन यहां आते आते हीट तो लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर बहुत कम है उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स कहते हैं। यही होता है ना, क्लाउड्स बन जाते हैं। जो ये क्लाउड फॉर्मेशन है ना, या जो ये प्रोसेस है टू कन्वर्ट गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ध्यान रखना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो दो हमने प्रोसेसेस पढ़ी, एक पढ़ी इवेपोरेशन, दूसरी कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कौन सी हुई, जब जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। और कंडेंसेशन बहुत सिंपल है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पे जाके क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है उसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। यहां पे हमने एक चीज और देख ली, क्या, कंडेंसेशन कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। दोनों में फर्क समझ रहे हो। और यहाँ पे जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब ये बहुत ज्यादा वाटर वेपर आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये होल्ड नहीं कर पाता है उस वाटर को, और वो वाटर वापस कहाँ आ जाता है, जमीन पे। किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, राइट, वापस जमीन पे आ जाएगा। और ये जो सर्कल है ना, ये ऐसे ही चला जाता है पूरे हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, सारा सर्कल, वाटर सर्कल चला हुआ है। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे आप, राइट। हमने ये बात कर ली। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में।
ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट सिंपली वाटर वेपर है। और ये क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितने ज्यादा एयर पर प्रेजेंट होंगे एयर में उतनी ज्यादा ह्यूम्ड मौसम हो जाएगा, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी मौसम में। ये हम बातें करते रहते हैं, ये नॉर्मल टर्मोलॉजी की यूज करने वाली टर्म है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी से आप ये समझो कि ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट। लेकिन अब एक बात और करते हैं, वो ये कि मान लिया ठीक है कि ये वाटर वेपर हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड है और यहां से वाटर वेपर निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन गैस की भी अपनी एक कैपेसिटी होगी कि कितने वाटर वेपर वो होल्ड कर पाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि ये सारे ऊपर चल जाएगा, सारा गैस अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो वो वैसे रख लेगा, ठीक है। उसकी भी तो अपनी एक कैपेसिटी होगी ना। उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं उसका। उससे ज्यादा वो वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये सैचुरेटेड पॉइंट एक रेफरेंस में आता है, ड्यू पॉइंट के रेफरेंस में। ड्यू पॉइंट क्या है समझना थोड़ा सा कि ये क्या है। ये टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे इस जो एयर है उसने मैक्सिमम जितना वो वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है जितना ज्यादा वो होल्ड कर सकता था वो उसने कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, यहां पे बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी मेजर किस में करते हैं, तो हाइग्रोमीटर। दिस इज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट हाइग्रोमीटर वो ऑपरेटर है जिससे हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, ठीक है। दो प्रोसेसेस हमने पढ़ी, इवेपोरेशन हमने पढ़ी एंड कंडेंसेशन के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है कि इवेपोरेशन के लिए तो आप क्या करो, एक बर्तन लो, उसमें पानी भरो और गैस ऑन करो और उसके ऊपर छोड़ दो। थोड़ा टाइम बाद आप देखोगे कि वो जो वाटर है वो चेंज हो गया गैसेस फॉर्म में, राइट। इवेपोरेशन। कंडेंसेशन आपने समझनी है तो कंडेंसेशन से आप एक चीज समझो कि मान लो कि आपके पास एक वाटर बोतल है जो आपके फ्रिज में पड़ी हुई थी, राइट। आपके फ्रिज में एक वाटर बोतल पड़ी हुई है, आपने क्या किया, उसको निकाला और उसका ढक्कन, आपने उसको निकाला और उसको सामने रखा। आप देखोगे कि उसके बाहर भी वाटर, अंदर तो वाटर है, ठंडा पानी है जो आप पीने के लिए निकाल रहे हो गर्मियों के दिनों में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि उसके बाहर भी तो वाटर आ जाता है कहीं से। वो कहां से आया? वो वाटर बोतल के अंदर से नहीं आता है या वो फ्रिज से नहीं आता। वो कहां से आता है? वो आता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कैसे? क्योंकि इवेपोरेशन कैसे होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है, जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो, क्योंकि गैस ऑन की मतलब टेम्परेचर दिया आपने ना, जब आप टेम्परेचर दोगे तो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। इवेपोरेशन हो जाएगी उसकी, वाटर वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन जब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडी होगी, पोर्शन ठंडा होगा, कोई वाटर बोतल ठंडी है, आपने उसको बाहर रखा, आपके यहां पे प्रेजेंट है क्या? एयर प्रेजेंट है। और एयर में एक चीज और प्रेजेंट है जो हम बात कर भी रहे हैं यहाँ पे, दैट इज योर वाटर वेपर प्रेजेंट है। और जो ये वाटर वेपर प्रेजेंट है ये कांटेक्ट में आते हैं बोतल के। बोतल का टेम्परेचर है कम। जब वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो ये जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मींस जो हमारी गैस है वो चेंज हो जाएगी किसमें? लिक्विड में। वाटर वेपर हमारे किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। तो उसी बोतल के बाहर भी आपको क्या मिलेगा? पानी देखने को मिलेगा, राइट। आई होप आपको इवेपोरेशन कंडेंसेशन समझ आएगी होगी अब तक। इन चार टर्म्स को अच्छे से समझो। क्या? ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड स्मोक। इससे पहली टर्म है क्या? ड्यू हमने बात की। अच्छा, ड्यू क्या होता है? आप देखोगे कि पाला पड़ता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पाला पड़ता है, ठीक है। क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जब शाम के टाइम को, रात के टाइम पे आप देखोगे कि आपके घर के बाहर आप कपड़े भी नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, उस पे पानी आ जाता है कहीं से। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बाहर रखा होगा उस पे क्या होगा? उस पे बाहर वाटर वेपर आ जाते हैं, गीला हो जाता है वो, ठीक है। वो गीला क्यों हुआ उसको हम कहते हैं ड्यू, कि आज ड्यू पड़ी है। या क्रिकेट ग्राउंड में आपने कमेंटेटर को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि शाम के टाइम पे ड्यू फैक्टर आ जाएगा। ड्यू फैक्टर का मतलब है ग्राउंड के ऊपर ना पानी आ जाता है। वो पानी कहां से आया? क्योंकि बाद ना बारिश हुई ना किसी ने फेंका, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सी बात है, क्या हो सकता है? बहुत सिंपल बात है, क्या? कंडेंसेशन। बहुत सिंपल रीजन है, क्या? कंडेंसेशन। अब देखोगे कि शाम के टाइम पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट बाहर रह जाएंगे ना, या ग्राउंड ही है आपका, वहां पे क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड कोल्ड। और इसके ऊपर ना एयर चल रही है, इसके ऊपर क्या है? एयर है, ग्राउंड के इमीडिएट ऊपर भी तो एयर है। उस एयर जो है ना, इस ऑब्जेक्ट ही ज्यादा ठंडे होते हैं, एयर इतनी नहीं होती है, ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। आप चाहे बाहर जाके फील कर लो किस चीज को टच करके रात के टाइम पे, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये एयर है ना, ये कांटेक्ट में आ जाती है इस ग्राउंड के या इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाती है। जब ये कांटेक्ट में आएगी तो सिंपल सी बात है, ये एयर होल्ड कर रही है, क्या? वाटर वेपर। वाटर वेपर जब ये एयर होल्ड कर रही है, तो जब ये इस ठंडे के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या हो जाता है, वाटर की क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन होती है तो क्या, गैस जो है वो चेंज हो जाती है, किस में? गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में। और जब गैस चेंज होगी लिक्विड में, तो यहां पे आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। जो भी आप चीज बाहर रखोगे उसके ऊपर आपको दिखेगा पानी पड़ा हुआ है हर जगह। ये जो पानी गिरता है इसको हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इतना समझने का कुछ नहीं है। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, फ्रॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉस्ट से आप समझो कि फ्रॉस्ट बहुत सिंपल सी चीज है, जस्ट लाइक ड्यू बट व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है फ्रॉस्ट क्या होती है, आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट आप बाहर रखते हो ना, उसके उसके ऊपर कई बार ड्यू नहीं, पानी नहीं होता है, कई बार वो पपड़ी की तरह जम गया होता है। आप तो पहाड़ों में रहते हो, आपको तो पता ही है, बाहर कई बार हमारे यहाँ पे तो नलके भी जम जाते हैं, ठीक है। तो वो पानी क्या है, वो जम गया है। जब वो जम जाता है ना, पपड़ी की तरह वो हर एक चीज पे आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट कहते हैं। तो फ्रोस्ट कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होगा, राइट। थर्ड चीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉग के बारे में। फॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉग के बारे में हम बात करेंगे। फॉग के बारे में समझने से पहले एक चीज समझो कि जो हमारी एयर है ना, जो एयर है उसके अंदर एक तो हमने गैसेस बोला, गैसेस तो हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और है जो हमने अभी बात की, क्या? वाटर वेपर्स। ऑब्वियसली हमारे आसपास हर जगह वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर के बीच में, राइट, अभी भी है। अभी आप फील नहीं कर सकते वाटर को, लेकिन निकालो फ्रिज से कुछ बाहर, आपको पता चलेगा कि वाटर वेपर है वहां पे, ठीक है। वाटर वेपर है। उसके अलावा एयर में हमारे यहाँ पे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है जो मानी जाती है इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्मोक। स्मोक, चिमनियों से जो हमारे कारखाने लगे हैं वहां से क्या निकल रहा है, धुआं। या आप कुछ जला देते हो तो भी क्या निकलता है, धुआं। वो भी कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो वो भी वहां पे प्रेजेंट है आपके आसपास। तो तीन चीजें प्रेजेंट है। गैसेज तो हैं, जो नॉर्मल गैसेज हैं, आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, काफी अलग अलग टाइप की गैसेज हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, हमारे पास स्मोक है, सब प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक ठंडी रात है, ठंडी रात है, फोग ऐसे नॉर्मल जगह पे नहीं पड़ती जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, फोग वहीं पड़ती है जहां टेम्परेचर कम होता है। सर्द रात है, आज की अभी सर्दियों के टाइम चले हुए हैं, ठीक है, रात है बहुत ज्यादा। तो रात को जो है वो टेम्परेचर अगर एकदम से डाउन हो जाए, एक तो होता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, धीरे करके टेम्परेचर कम हो रहा है, एक होता है अगर एकदम से ही डाउन आ जाए टेम्परेचर, तो क्या होता है, ड्यू है ना, वो सिर्फ इसके कांटेक्ट में नहीं आती है, सिर्फ यहां नहीं, यहां पे आपको जो ये डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, डस्ट पार्टिकल जो आपको दिख रहे होंगे, डस्ट पार्टिकल जो दिख रहे होंगे, ये भी जो है एकदम से अगर टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो ये भी वेरी कोल्ड हो जाते हैं। और इन्हीं डस्ट पार्टिकल के अराउंड जो है, जो हमारे पास ये छोटे डस्ट पार्टिकल या हमारे पास जो स्मोक होती है, उसी के अराउंड जो है वो प्रोसेस हो जाती है कंडेंसेशन की। समझना बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अब देखो कि जो डस्ट पार्टिकल है उसी के अराउंड कंडेंसेशन हो जाएगी। जब उसके अराउंड कंडेंसेशन होगी तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगी तो ऑब्वियस है
जो वाटर वेपर है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जब स्मोक या फॉग बाहर गिर रही हो तो आप जाओ बाहर, ठीक है, आप देखोगे कि आपके मुंह पे पानी आ जाएगा, आपके बॉडी पे पानी आ जाएगा, क्योंकि वो कंडेंसेशन है। वो वाटर वेपर एयर में ही वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं। वाटर वेपर्स नहीं रहते हैं, वो हवा नहीं रहती है। वो किस में आ जाते हैं, वो अगेन वो किस में कन्वर्ट हो गए होते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन हो गई होती है, तो वो वाटर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में थोड़े हर जगह फैल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता, कुछ जगह तक हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो क्या होता है, फॉग होती है, सिंपल है। फॉग तो आप सबने फील किया है, दिल्ली में पड़ती है, हर जगह पड़ती है, जहां पे टेम्परेचर एकदम से डाउन जाएगा। फॉग के अलावा एक चीज और होती है, दैट इज योर मिस्ट। मिस्ट को समझना कि अगर टेम्परेचर वैसे ही जैसे हमने ड्यू और फ्रॉस्ट की बात की, एक होता है जब टेम्परेचर डाउन होता है और दूसरा होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। फॉग तब पड़ती है जब टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है, लेकिन एकदम से अगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो उसको हम मिस्ट बोलना स्टार्ट करते हैं। और मिस्ट जो है वो वैसी है कि आपको सामने खड़ा आदमी तक नहीं दिखाई देगा। बहुत ज्यादा जब फॉग पड़ती है तो उसको हम मिस्ट बोल देते हैं, दैट्स इट। इन दोनों में और कोई फर्क नहीं है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज योर स्मोक। तो स्मोक से आप समझ लो कि स्मोक से मतलब है स्मोक और दैट इज योर स्मोक और फॉग। जब ये दोनों मिलते हैं, जब हमने यहां बोला कंडेंसेशन, जब इसके अराउंड होगी, किसके, स्मोक के अराउंड जब कंडेंसेशन होगी। स्मोक भी पार्टिकल ही होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो, उनके अराउंड जब कंडेंसेशन होगी तो ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन में आते हैं, जिसको हम स्मोक कहते हैं। स्मोक कहते हैं, और ये बहुत हेल्थ के लिए हेल्थ इशू करती है ये बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। हमने क्या बोला कि अभी देखा कि यहाँ पे आपकी एक वाटर बॉडी है, उस पे सनलाइट गिरी और ये जो वाटर है ये चेंज हो गया किसमें, वाटर वेपर्स में। ऊपर जाके एक स्फीयर थी हमारे पास जिसको हमने ट्रोपोस्फेयर बोला, और जो ये ट्रोपोस्फेयर है यहां पे जाके ये ठंडा हो गया, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, तो ये ठंडा हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे आपके बहुत सुंदर एक चीज बन गई, बादल, क्लाउड्स बन गए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये कैसे बने आप वहीं से समझना। क्या, जब हमने फॉग की बात की तो मैंने आपको बोला कि यहां पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, राइट। और जब कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन होगी इन ही डस्ट पार्टिकल के अराउंड, जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉग हो जाएगा। तो हमारे पास फॉग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि यहां पे कंडेंसेशन नहीं हुई, उससे पहले यहां पे सनलाइट पड़ी और ये जो एयर थी यहां पे, साथ में जो डस्ट पार्टिकल है सब ये ऊपर उठ गए, और कंडेंसेशन जमीन पे ना होके, यहां पे जो होनी थी यहां पे ना होके ये सब ऊपर उठ गया, और यहां पे जाके क्योंकि टेम्परेचर कम है और यहां पे जाके कंडेंसेशन होगी, यहां पे जाके कंडेंसेशन होगी ऊपर डस्ट पार्टिकल की, यहीं पे जाके ऊपर डस्ट पार्टिकल पे कंडेंसेशन हो जाएगी टेम्परेचर कम होने के कारण, ठीक है। इसी कंडेंसेशन की वजह से ये बहुत सुंदर एक चीज बनती है, क्या, बादल। यही है कंडेंसेशन, यही कंडेंसेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्लाउड आर मासेस ऑफ मिनट वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और कुछ नहीं है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। एंड आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाए, जैसे मिस्ट बनता है वैसे ही अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाए तो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। वो भी इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है उससे बड़ा, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर हेल्ड अराउंड द कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या होता है, वो होता है आपके पास डस्ट पार्टिकल, या तो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या आपके पास स्मोक हो सकता है। ये आपकी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं हम इनको। ऐसे को आप यहां पे देख रहे होंगे, ये आपकी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्यों बोला, क्योंकि इसके अराउंड क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोल दिया। इसी के देखो, कंडेंसेशन ऐसे ही हवा में नहीं हो सकती है, उसके लिए उसको कोई सॉलिड चीज चाहिए जिसका टेम्परेचर एकदम से डाउन गया हो। तो एयर में उसको सिर्फ डस्ट पार्टिकल यहां पे दिख रहे हैं, क्योंकि सॉलिड चीजों का टेम्परेचर एकदम से नीचे जाता है, राइट। तो जब यहां पे कंडेंसेशन होगी तो यहां पे वाटर वेपर बन जाएंगे, और ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, ये होल्ड करके रखते हैं वाटर वेपर को इस फॉर्म में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बादल दिख रहा होगा, बहुत सुंदर, आप कभी भी देख सकते हो।
अभी हम पढ़ेंगे भी टाइप्स के बारे में, तब हम देखेंगे कि एक टाइप ऐसे हैं जो हर टाइम आप कभी भी साफ मौसम के टाइम पे भी आसमान की तरफ देखोगे तब भी आपको पतली लेयर क्लाउड की दिखाई देगी। ठीक है, यहां पे देखना, दैट इज योर निफोस्कोप। निफोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट मेजर द एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड को मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको निफोस्कोप बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ते हैं, वो है आपके पास टाइप ऑफ क्लाउड। पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लाउड में सबसे पहले साइरस क्लाउड के बारे में हमने पढ़ेंगे। सबसे पहले साइरस क्लाउड के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने बात भी की कि ये जो आज जब भी आप आसमान की तरफ देखोगे, चाहे आसमान बिल्कुल साफ होगा तब भी आपको पतली लेयर क्लाउड के ऊपर दिखाई देगी, वो साइरस होते हैं। और इनकी बहुत ज्यादा हाइट होती है, हाई एल्टीट्यूड होता है, थिन एंड व्हाइट कलर होते हैं ये, और आपको हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर होते हैं। सबसे हाईएस्ट जो क्लाउड है, आपसे पेपर में पूछता है सबसे हाईएस्ट क्लाउड कौन से हैं, दैट इज योर साइरस। क्लूमस के बारे में हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे समझना है कि ये कॉटन वूल की शेप में होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये आपको कॉटन की तरह, कॉटन कितना अच्छा होता है, ठीक है, उसी की तरह जब आपको क्लाउड दिखाई देते हैं व्हाइट कलर के तो उनको कॉटन वूल कहते हैं। हैव अ फ्लैट बेस, बस ये समझना है कि थोड़ा सा इनका फ्लैट बेस होता है बस। स्ट्रेटस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटस से ही मतलब समझना, स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर, तो ये लेयर्ड क्लाउड होते हैं। बस क्या होते हैं, लेयर्ड क्लाउड होते हैं। लेयर्ड क्लाउड आप यहाँ पे स्ट्रेटस देख सकते हो, ऐसे को लेयर बनी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे को लेयर में जो क्लाउड बनते हैं उसको हम स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। राइट, निम्बस क्लाउड के बारे में हम पढ़ेंगे। निम्बस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछेगा कि कौन से बादल हैं जो रेनफॉल करवाते हैं, तो वो निम्बस करवाते हैं। निम्बस का मतलब ही होता है रेन, तो जो रेनफॉल करवाते हैं वो कौन से हैं, निम्बस हैं। ये निम्बस हैं, ब्लैक एंड ग्रे कलर के होते हैं ये क्लाउड, एंड विच आर नियर टू द सरफेस, कॉल्ड रेन क्लाउड भी इन्हीं को कहते हैं हम, और ये सरफेस के नजदीक होते हैं। ये ऐसे को डार्क कलर में आपको यहाँ पे क्लाउड दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, निम्बस क्लाउड है ये। राइट, और एक और क्लाउड के बारे में यहाँ पे क्लूमस निम्बस के बारे में एक बार देख लो। क्लूमस निम्बस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे बार बार पूछ रहा है वो किस हैवी रेनफॉल कौन से करवाते हैं। जो हैवी रेनफॉल करवाते हैं वो क्लूमस निम्बस करवाते हैं। और भी टाइप है जो इनको मिला के बनते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप देख भी सकते हो आपके पास, क्लूमस निम्बस है, ये क्लूमस निम्बस है। लेकिन इसके बारे में एक चीज और हमने पढ़नी है, वो ये कि ये वर्टिकली बनते हैं। आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक इतने लंबे तक बन रहे हैं ये, ठीक है, ये वर्टिकली बनते हैं ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल शेप में होते हैं ये, उनको हम क्या कहते हैं, क्लूमस निम्बस। बेसिकली जो क्लूमस है ना वही वर्टिकली बनते हैं। क्लूमस आप यहाँ पे इसको भी देखोगे तो ये ज्यादा लेंथ इसकी ऐसे को होती है। स्ट्रेटस की तरह ये लेयर्ड में नहीं होते हैं एक दूसरे के ऊपर, या छोटे छोटे नहीं होते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनने के बजाय ये ऐसे बनते हैं, ऐसे रेट होते हैं। दिस इज योर क्लूमस निम्बस। और क्लूमस निम्बस वर्टिकली क्लाउड्स हैं जो हैवी रेनफॉल करवाते हैं, और क्लूमस जो है वो कॉटन की शेप में होते हैं। जो निम्बस है वो रेन क्लाउड बोलते हैं हम उनको। बस ये 4-5 टाइप हैं, इनको देख लो एक बार, समझ आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज योर रेनफॉल। इसके अलावा हम रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के रेनफॉल होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के आपको रेनफॉल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, जो मैंने आपको अभी सारी कहानी बोली ना कि यहाँ पे वाटर बॉडी है और यहाँ से एयर उठ रही है, ऊपर जाके क्लाउड बन रहे हैं और वापस जो है वो जमीन पे आ रहे हैं और रेन हो रही है और वाटर सर्कल कंप्लीट हो रहा है। ये जो हीट पड़ी और इवेपोरेशन हुई और कंडेंसेशन हुई और रेनफॉल हुई, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल का मतलब होता है हीट की वजह से जो प्रोसेस होती है, हीट की वजह से जो हुआ उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है।
अब ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में या रिलीफ रेन के बारे में हम बात करेंगे। ऑरोग्राफिक आपसे बार बार पेपर में बहुत बार पूछता है वो, ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में समझने से पहले आप यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि जो अर्थ है ना वो फ्लैट नहीं है, वो कैसे है, यहाँ पे पहाड़ है और नदियां हैं और झरने हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से ना विंड चल रही है। विंड चलने का हमें पता है क्या रीजन होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो रीजन है किसका, विंड ब्लो का। मान लो कि यहां से विंड ब्लो हो रही है, मतलब प्रेशर यहां पे लो है, यहां पे प्रेशर कहीं हाई था और वहां से विंड जो है वो आ रही है। ये विंड सिर्फ विंड नहीं होती है, मैंने आपको बोल दिया कि आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर नहीं है प्रेजेंट, साथ में क्या है, साथ में है डस्ट पार्टिकल, साथ में है आपके पास वाटर वेपर, राइट। अब जब ये विंड जो है आती है यहां से और यहां पे आगे आपके मान लो माउंटेन है, माउंटेन है तो क्या होगा, अब विंड जो है वो माउंटेन को काटती हुई थोड़ी निकल जाएगी। क्या होगा, जो ये विंड है ये ऐसे ऊपर को उठेगी माउंटेन की साइड को, राइट। ये हमने यहाँ पे पीछे देख भी लिया है एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे देखो विंड ऊपर उठेगी, विंड ऊपर उठ जाएगी किसकी वजह से, एलिवेशन की वजह से। नॉर्मल सी बात है, एलिवेशन की वजह से ऊपर उठ गई। जब ये यहाँ पे ऊपर उठी तो इसमें क्या है, वाटर वेपर भी है, उसको भी ये ऊपर लेगी। आप देखोगे कि चोटी पे यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होता है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। इसी की वजह से जो ये साइड है यहाँ पे क्लाउड बनते हैं। रीजन देखो, अभी हीट की वजह से क्लाउड नहीं बने हैं, किसकी वजह से बने हैं, ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ माउंटेन, उसकी वजह से यहां पे क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल हो जाती है। इस टाइप की रेनफॉल को मैं क्या कहता हूं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बहुत सिंपल सी बात है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसके बारे में समझने की सिर्फ एक बात यह है कि जो रेनफॉल होगी ना वो इसी साइड हो जाएगी, इसी साइड हो जाएगी, इस तरफ नहीं हो पाती है। अब पूछोगे सर क्यों, नॉर्मल सी बात है, क्लाउड यहां पे बने और जब ये विंड यहां पे पहुंची तो यहां से इसने यहां पे नीचे डाउनवर्ड चली गई वापिस, ठीक है। जब ये नीचे को गई तो अब नीचे को तो हीट ज्यादा है तो वो इवेपोरेशन करके वो ऊपर नहीं उठती है, वो ऊपर उठ के क्लाउड में जाते हैं, यहां कंडेंसेशन नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि हीट ज्यादा है। जब हीट ज्यादा होगी तो आपको पता है क्या होगा, इवेपोरेशन होगी एज कंपेयर टू कंडेंसेशन। हीट ज्यादा हो जाती है नीचे तो कंडेंसेशन नहीं होती है, तो इस तरफ क्लाउड नहीं बनते हैं, क्लाउड नहीं बनते हैं तो रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। तो दो साइड्स हम किसी भी माउंटेन की देखते हैं, एक हम कहते हैं उसको विंडवर्ड साइड, एक कहते हैं हम विंडवर्ड साइड, जहां पे बारिश होती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। और एक होती है हमारे पास लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड ये वाली साइड है, लीवर्ड साइड वो साइड है जो वाटर शैडो एरिया होता है। वाटर शैडो एरिया का मतलब है जहां पे बारिश नहीं होती है, उसको लीवर्ड साइड हम कहते हैं, ठीक है। बस यही हमने यहाँ पे समझना है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में एक तो हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बात की है, ठीक है। साइक्लोन्स की वजह से जो रेनफॉल आते हैं, आपको पता है साइक्लोन जो आते हैं वो रेनफॉल लेके आते हैं, ठीक है, उनको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। या एक तरीका और है, इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। अच्छा, फ्रंटल रेनफॉल कैसे होती है, फ्रंटल रेनफॉल होती है, मान लो कि एक जगह से कोल्ड एयर आ रही है, कोल्ड एयर आ रही है और दूसरी तरफ से हॉट एयर है, यहां पे हॉट एयर आ रही है या है, यहां पे प्रेजेंट है हॉट एयर। एक तरफ से कोल्ड एयर है, दूसरी तरफ से हॉट एयर है, तो क्या होगा, जब ये आपस में टकराएंगी ना, जब ये आपस में टकराएंगी तो ऑब्वियस है कि ये जो हॉट एयर है, हमें पता है हॉट एयर कोल्ड एयर के मुकाबले हॉट एयर ऊपर को उठ जाती है, तो ऑब्वियस क्या होगा, जब ये आएगी तो ये यहां से ऊपर को उठ जाएगी और जो ये कोल्ड एयर है ये सबडक्ट कर जाएगी नीचे को। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हॉट एयर ऊपर उठती है, ठीक है, तो ये ऊपर उठेगी और इसी की वजह से, इन दोनों के टकराने की वजह से जो ये नीचे गई और ये ऊपर उठ गई। वैसे इसने प्लेन के अराउंड ऐसे ही चलना था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहां से एक कोल्ड विंड आ गई। अब क्या हुआ कि यहां से एक कोल्ड विंड आ गई और ये ऐसे चलने के बजाय कहां है, ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई और ये नीचे आ गई। जब ये ऊपर उठेगी तो यहां पे जाके क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि ये जाके ऊपर ट्रोपोस्फेयर के पास पहुंचेगी जहां पे टेम्परेचर कम होगा और ऊपर कंडेंसेशन होगी, क्लाउड बनेंगे और यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी। यहाँ रेनफॉल होनी नहीं थी, लेकिन ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोल्ड विंड एंड हॉट विंड जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, दिस वाज अवर लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।